हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 47वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंडिया में वैभव गुस्से में अपने केबिन का सारा सामान इधर से उधर फेंक रहा था। वही ऑफिस के सारे लोग बस वैभव को देख रहे थे। जैसे ही देखा कि सभी लोग वैभव के केबिन में देख रहे हैं, वंश आगे आते हुए बोला, क्या हुआ? तभी एक लड़की ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है वैभव सर, अपना सारा ऑफिस को बिगाड़ रखा है। सारा सामान इधर से उधर फेंक रहे हैं। ये सुनकर वंश ने कहा, जाओ तुम लोग अपना काम करो, नहीं तो वैभव देखेगा तो फालतू में तुम सबकी सैलरी कट कर देगा। ये सुनकर सभी अपने अपने काम करने चले गए। वहीं वंश ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, आखिर वैभव तुम इतने गुस्से में क्यों है? ये बोलते हुए वंश वैभव के केबिन के अंदर चला गया और वैभव की तरफ देखता हुआ बोला, क्या हुआ वैभव, तुम इतने गुस्से में क्यों है और सारा सामान इधर से उधर क्यों फेंक रहा है? वैभव ने गुस्से में कहा, मैंने प्रोजेक्ट में जितने भी पैसे लगाए थे, आज उस पैसे को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, पर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉल आया था कि मेरे सिग्नेचर से पैसे नहीं निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और मेरे पैसे कैसे नहीं निकाल सकते हैं? मेरे सारे चेक स्विच कर दिए गए हैं और ऐसा कैसे हो सकता है? वह लोग मुझे फ़ोन कर कर बोल रहे हैं कि मैं उनके साथ फ्रॉड किया है। ये सुनकर वंश ने हैरानी से कहा, सही बोल रहा है तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि तेरे सिग्नेचर की वजह से तो आज सारे पैसे कैमरा में उन लोगों को मिल जाने चाहिए थे, फिर सारी ट्रांजैक्शन कैसे रुक गई? ये सुनकर वैभव ने गुस्से में कहा, बस मुझे नहीं पता, पर वो लोग बोल रहे हैं कि यह सब कुछ मेरे नाम नहीं है, बल्कि किसी और के नाम है। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ तो तेरे ही नाम है। फिर यह सुनकर वंश हैरानी से वैभव की तरफ देखता हुआ बोला, सब कुछ किसी और के नाम कैसे हो सकता है? और तुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर सब कुछ किसके नाम है। ये सुनकर वैभव ने गुस्से से वंश की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तो यही पता लगाने के लिए कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ये बोलते हुए गुस्से से वैभव अपने चेयर पर बैठ गया। वंश ने किसी को कॉल किया और करीब 10 मिनट बाद वंश के फ़ोन में एक मैसेज आया। वंश ने मैसेज देखकर वैभव की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तू सही बोल रहा है, तेरे सिग्नेचर से अब तुझे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ये सुनकर वैभव हैरानी से वंश की तरफ देखते हुए बोला, तू ऐसा क्यों बोल रहा है वंश, आखिर ऐसा क्या हुआ है? ये सुनकर वंश ने अपना फ़ोन वैभव के सामने करते हुए बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये कंपनी और तेरे नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब सौम्या के नाम है। तू कब का कर चुका है? तो फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे सिग्नेचर करने से कंपनी के पैसे उस प्रोजेक्ट में लगकर कैश हो जाएंगे? क्या तुझे इतना भी दिमाग नहीं है? जब तूने सब कुछ सौम्या के नाम कर दिया है तो इस प्रोजेक्ट को तेरे नहीं बल्कि सौम्या के सिग्नेचर लगने चाहिए थे। ये सुनकर वैभव हैरानी से वंश की तरफ देखने लगा। वैभव ने गुस्से से अपने मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब उस वैभव ने अपना सब कुछ अपनी उस पत्नी सौम्या के नाम कर रखा है। पर ऐसा कैसे हो गया? क्या उसको पहले से पता था कि हम उस पर अटैक कर उसे मारने वाले हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे पहले से पता नहीं हो सकता है। वह सौम्या राजपूत के प्यार में इतना पागल होगा कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी होगी। वंश ने वैभव की तरफ देखते हुए बोला,
क्या हुआ वैभव, और इतना क्या हैरान हो रहा है? क्या सौम्या के नाम सारी प्रॉपर्टी करने के बाद तुम भूल गया था जो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है? ये सुनकर वैभव ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, वह क्या है ना, जब से मैं वापस आया हूँ काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर रहता है, जिस वजह से मुझे ये बात याद ही नहीं रही कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी और यह कंपनी और सारा पैसा सब कुछ सौम्या के नाम कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं सौम्या के सिग्नेचर ले लूँगा इस प्रोजेक्ट पर और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दूँगा। ये सुनकर वंश ने मन में कहा, अब मैं देखता हूँ कि सौम्या इस प्रोजेक्ट पर कैसे साइन करती है। ये बोलते हुए वंश उस केबिन से बाहर निकल गया। वैभव गुस्से में अभी भी सामान इधर उधर फेंकता हुआ बोला, वैभव तू हद से ज्यादा चालाक निकला, लेकिन तूने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यहाँ तेरी शक्ल लेकर आ जाऊंगा। अब तू देख, तूने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सौम्या के नाम कर कर तो और भी बड़ी गलती की है। अब मैं सौम्या के लिए उसका पति हूँ और मैं जहाँ कहूँगा वह सिग्नेचर कर देगी। आज ही मैं राजपूत हवेली जाऊँगा और इन सारे डॉक्यूमेंट पर सौम्या के सिग्नेचर लेकर सारी प्रॉपर्टी और पैसे और यह कंपनी सब कुछ अपने नाम करवा लूँगा और देखता हूँ कि अब मुझे तू कैसे रोकता है। ये बोलते हुए वैभव ने किसी को कॉल किया और सारे पैसे पेपर करने के लिए कहा। वैभव अपनी चेयर पर बैठता हुआ एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, सच कहते हैं, प्यार बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, इस वैभव खुराना को ही देख लो। सौम्या राजपूत के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसने इटली पर अपने बिजनेस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और यहाँ इंडिया के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी पैसा यहाँ तक कि अपना घर सब कुछ सौम्या के नाम कर कर बैठा हुआ है। पर मैं भी बहुत ज्यादा चालाक हूँ, उस सौम्या राजपूत से सब कुछ अपने नाम ना करवाया ना तो मेरा नाम भी। वो इतना बोलकर चुप हो गया और चारों तरफ देखने लगा। राजपूत हवेली। आर्यन राजपूत हवेली में शिखा के साथ आया, उसे हाल में कोई भी नजर नहीं आया। आर्यन ने केयरटेकर की तरफ देखते हुए कहा, आज हाल में मुझे कोई दिख नहीं रहा है, सब कहाँ गए हैं? ये सुनकर केयरटेकर ने कहा, रेहा मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, सभी अभिमान सर के कमरे में ही है। ये सुनकर तो शिखा और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शिखा ने हैरानी से कहा, पर रेहा तो कल रात की ठीक थी, फिर उसे ऐसा क्या हो गया है? मैं सुबह डॉक्टर के पास क्या गई, यहाँ लगता है कोई नया कांड हो गया है। ये सुनकर केयरटेकर ने कहा, मुझे नहीं पता पर रेहा मैडम की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है अगर उन्हें शाम तक होश नहीं आया तो हमें अस्पताल में एडमिट करना होगा। ये सुनकर तो अब शिखा और आर्यन दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। केयरटेकर की बात सुनकर आर्यन दौड़ते हुए सीढ़ियों से होते हुए अभिमान के कमरे में गया। उसने देखा कि रेहा अभी भी बेहोशी के हालात में थी। आर्यन के पीछे शिखा भी आ गई और रेहा की तरफ देखते हुए बोली, सौम्या रेहा की कंडीशन अब कैसी है? सौम्या रोते हुए बोली, रेहा होश में नहीं आ रही है और उसका बुखार उसके सर पर चढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि रेहा को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। ये सुनकर आर्यन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, तो इंतजार किस बात का कर रही हो? जल्द से जल्द रेहा को अस्पताल में एडमिट करो। ये सुनकर आयुष ने कहा, मैंने भी कब से यही कह रहा हूँ, पर सौम्या है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। वह बोल रही है कि रेहा यहीं पर ठीक हो जाएगी, उसे अस्पताल लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आर्यन ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, सौम्या आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि रेहा की कंडीशन कितनी खराब है, उसे अस्पताल में एडमिट करना बहुत जरूरी है। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से से कहा, मैंने कह दिया ना, जो करना है, जितने डॉक्टर आना है यहाँ लेकर आ जाओ। लेकिन रेहा को कोई हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगा और सामान को लेकर। ये सुनकर आयुष ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता कि कभी रेहा जिद्दी बन जाती है तो कभी तुम जिद्दी बन जाती हो। ये सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। मैं सारे डॉक्टर और सारे सामान को यही रेहा के कमरे में ही मंगवा रहा हूँ। ये बोलते हुए आर्यन अभिमान के कमरे से बाहर चला गया। वहीं आयुष अभी भी सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, सौम्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। वही सौम्या कुछ नहीं बोल रही थी और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, भाई इंडिया में नहीं है, ऐसी हालत में कैसे रेहा को हॉस्पिटल जाने दे सकती हूँ। जिस इंसान ने भाई को मारने की कोशिश की है, क्या पता इस घर से बाहर जाने के बाद वह मेरी रेहा को भी मारने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। कहीं अस्पताल ले जाने के बाद उस इंसान को मौका मिल जाएगा कि वह रेहा और भाई के बच्चे को मार दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं रेहा को यहाँ से जाने नहीं दे सकती हूँ। ये सोचते हुए सौम्या ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, आयुष प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर भाई, रेहा यहाँ जितना सेफ है बाहर से नहीं है। ये सुनकर आयुष हैरानी से सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, सौम्या तुम क्या कहना चाहती हो। सौम्या ने रोते हुए कहा, जिस इंसान ने भाई को मारा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वही इंसान रेहा को भी चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि रेहा इस घर से बाहर जाए। भाई प्लीज समझने की कोशिश कर, अगर रेहा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। शिखा ने सौम्या की पूरी बात सुनने के बाद कहा, वैसे आयुष, सौम्या बिल्कुल सही कह रही है। अभिमान इतना तेज होकर भी एक बम ब्लास्ट में मर गया तो रेहा तो फिर भी ऐसी कंडीशन में है, वो खुद को कैसे बचा पाएगी, अटैक नहीं कर सकता है। और राजपूत हवेली की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि यहाँ कोई भी आकर, इसलिए अच्छा होगा कि रेहा यहीं पर रहे। आर्यन गए हैं ना, वह सारे इंतजाम करवा देंगे। ये सुनकर आयुष ने भी अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वहीं सौम्या जाकर रेहा के पास बैठ गई और उसके सर को छूते हुए बोली, अभी भी रेहा को बहुत बुखार है, मुझे कुछ भी कर जल्द से जल्द भाई को यहाँ बुलाना होगा। ये सोचते हुए सौम्या अपना फोन लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। सौम्या रौनक को फोन करने लगी। करीब 1-2 रिंग में रौनक ने सौम्या का फोन उठाते हुए कहा, क्या हुआ सौम्या, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो। ये सुनकर सौम्या ने रोते हुए कहा, भाई अभी कहा है, मुझे उनसे बात करनी है। ये सुनकर रौनक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम डायरेक्ट अभिमान सर से बात नहीं कर सकती हो। तुम मुझे बताओ क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगा। ये सुनकर सौम्या ने रोते हुए कहा, रेहा की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। रौनक प्लीज भाई को जल्दी से बुलाओ, क्या पता भाई के यहाँ आने से रेहा की कंडीशन ठीक हो सकती है। प्लीज जल्द से जल्द भाई को यहाँ पर बुलाओ। ये सुनकर रौनक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम परेशान होना बंद करो, मैं किसी भी तरह अभिमान सर को ये बात बताने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर सौम्या ने फोन कट कर दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, प्लीज भाई जल्द से जल्द इंडिया आ जाओ। ये बोलते हुए सौम्या वही बाथरूम में रो रही थी। दूसरी तरफ रौनक बार बार अभिमान को कॉल कर रहा था,
पर अभिमान का कॉल लग नहीं रहा था। रौनक ने गुस्से से फोन को बेड पर पटकते हुए कहा, यह अभिमान सर, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? यहाँ रेहा की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यह है कि मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। सिया रौनक के कमरे में आते हुए बोली, क्या हुआ साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये सुनकर रौनक ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरे बॉस की बीवी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। वो प्रेग्नेंट है और बॉस है कि फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर सिया ने कहा, साहब आप कोशिश करते रहिए, मैं मेम साहब के लिए दुआ मांगूंगी कि मेम साहब जल्दी से ठीक हो जाए। ये सुनकर रौनक ने कहा, प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करना कि रेहा जल्दी ठीक हो जाए। ये सुनकर सिया ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और बोली, साहब आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं आपके लिए, आपकी मेम साहब के लिए भगवान से जरूर दुआ करूंगी। ये सुनकर रौनक ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और बैग पर से वापस से फ़ोन उठाकर अभिमान को कॉल करने लगा। राजपूत हवेली। वैभव गुस्से में राजपूत हवेली के बाहर अपनी कार रोकता है और राजपूत हवेली की तरफ देखता हुआ बोला, सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरे लिए इस घर के लोग ही है। पता नहीं कब मुझे पहचानने में लग जाते हैं, उससे पहले ही मुझे अपना सारा काम खत्म करना होगा। ये बोलते हुए वैभव तेजी से राजपूत हवेली के अंदर चला गया, पर उसे हाल में कोई नजर नहीं आ रहा था। वैभव ने केयरटेकर की तरफ देखते हुए कहा, सब लोग कहाँ हैं? ये सुनकर केयरटेकर ने कहा, रेहा जी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और वह अपने कमरे में है, सभी लोग उन्हीं के साथ है। ये सुनकर वैभव दौड़ते हुए रेहा की कमरे की तरफ गया और अपने मन में बोला, कहीं रेहा को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, रेहा को कुछ नहीं हो सकता है। ये बोलते हुए वैभव दौड़ते हुए रेहा के कमरे की तरफ गया। वैभव जैसे ही रेहा के कमरे में गया, वह हैरान हो गया क्योंकि इस समय रेहा के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। रेहा के चारों तरफ बहुत सारे डॉक्टर खड़े थे। ये देखकर वैभव के हाथ कांपने लगे। वैभव ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कैसे हो गया? रेहा की इतनी कंडीशन खराब कैसे हो गई? ये सब वैभव अपने मन में बोल रहा था। वहीं सौम्या दौड़ते हुए वैभव के पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, वैभव रेहा की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, देखो ना वह होश में नहीं आ रही है, प्लीज़ तुम जाकर कुछ बोलो ना, रेहा को वह होश में आ जाएगी, प्लीज़ जाकर बोलो ना। पर वैभव सौम्या की कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो बस हैरानी से रेहा की तरफ देखे जा रहा था। आर्यन ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ वैभव, तुम्हें रेहा की कंडीशन देखकर इतना बड़ा झटका लग गया है कि तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो? ये सुनकर वैभव धीरे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रेहा की कंडीशन इतनी बुरी कैसे हो गई। कल तक तो रेहा बिल्कुल ठीक थी। रेहा की लड़ाई हो गई थी। रेहा ने बाथरूम में जाकर पानी के ये सुनकर सौम्या ने कहा, सुबह मॉम और नीचे खड़ी थी और उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। बहुत ज़्यादा पानी में रहने की वजह से बुखार हद से ज़्यादा हो गया और उसके सर पर चढ़ गया है। रेहा और नहीं कोई मेडिसिन उसे दे पा रहे हैं, होश में भी नहीं आ रही है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। उसके बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। वैभव, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर वैभव ने सौम्या के सर को सहलाते हुए कहा, तुम टेंशन लेना बंद करो सौम्या, रेहा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी,
ये बोलते हुए वैभव रेहा को देख रहा था। वहीं आज पहली बार आर्यन ने वैभव के आंखों में रेहा के लिए वैसा ही अपनापन देखा जो पहले भी देखा था। ये देखकर आर्यन ने अपने मन में कहा, मैं भी ना पागल हो गया था जो ये सोच रहा था कि वैभव बदल गया है। पर आज इसकी आंखों में मुझे फिर से रेहा के लिए वही प्यार नजर आ रहा है जो पहले भी नजर आता था। आर्यन तू भी ना सच में पागल हो गया है। ये सोचते हुए आर्यन वापस से शिखा की तरफ देखने लगा। वैभव ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर रेहा की कंडीशन कैसी है और रेहा को कब तक होश आ जाएगा? ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, रेहा की कंडीशन ठीक नहीं है। हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। बस कोशिश है कि रेहा जल्द से जल्द होश में आ जाए। ये सुनकर वैभव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और वहीं सोफे पर बैठकर रेहा को देख रहा था। वैभव अपने मन में बस कुछ सोच रहा था, पर वह किसी को बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ वैभव सौम्या को भी देख रहा था। वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, इसकी की कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई है? अगर किसी भी वजह से इसकी मौत हो जाती है तो अभिमान के नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी ट्रस्ट में चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। रेहा को किसी भी तरह से मरने नहीं दे सकता हूँ। पहले मुझे रेहा के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना होगा और ना मैं तो भूल ही गया कि मैं यहाँ पर सौम्या से बात करने आया था। लेकिन अगर अभी मैं सौम्या से प्रॉपर्टी और उसे डील के बारे में बात करता हूँ तो सबको समझ आ जाएगा कि मैं वैभव नहीं बल्कि कोई और हूँ। क्योंकि जिसके के बहन की कंडीशन इतनी खराब हो, अगर वह इस समय डील के बारे में बात करेगा तो सबको ये समझ में आ जाएगा। नहीं, मुझे बस अच्छे भाई बनने की एक्टिंग करते रहनी होगी। ये सोचते हुए वैभव बस रेहा की तरफ देख रहा था। शिखा ने धीरे से आर्यन के कान में कहा, आर्यन तुम्हें पता है ये वैभव जो है जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर आर्यन ने कहा, तुम्हें कैसे पता? शिखा ने अपनी आंखें आर्यन की तरफ करते हुए कहा, मुझे लोगों की आंखों को पढ़ना अच्छे से आता है। सच कहूँ तो इस समय ये बस अपना गुस्सा निकालना चाहता है। ये किसी और काम से यहाँ पर आया था, पर यहाँ की कंडीशन की वजह से कुछ बोल नहीं रहा है। ये सुनकर आर्यन ने हैरानी से शिखा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी को लोगों की आंखें पढ़ना भी आता है। ये सुनकर शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे लोगों की आंखें पढ़ना आता है और यह भी पता है कि तुम जब से इस कमरे में आए हो तब से सौम्या से बातें करने के बस मौके ही ढूंढ रहे हो। ये सुनकर आर्यन हैरानी से शिखा की तरफ देखने लगा और बोला, शिखा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी राजपूत हवेली के बाहर बहुत सारी गाड़ियों की आवाज आने लगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कोई दौड़ते हुए रेहा के कमरे में आ गया। ये देखकर सभी की नजर दरवाजे पर गई, जहां और कोई नहीं बल्कि अभिमान खड़ा था। अभिमान को देखकर जहां सब बहुत ज्यादा खुश थे, वहीं वैभव हैरानी से अभिमान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? अभिमान कैसे जिंदा है? अभिमान को देखकर सभी हैरान थे। वही मिसेज राजपूत अभिमान के गले लग गई और रोते हुए बोली, अभिमान तुम जिंदा थे? ये सुनकर अभिमान ने कहा, मोम में इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ। वही वैभव कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसके हाथ कांप रहे थे। अभिमान मिसेज राजपूत से अलग हुआ और दौड़ते हुए रेहा के बेड के पास गया और उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा इंतजार करना। ऐसा कैसे तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली?
रेहा प्लीज होश में आ जाओ, पर रेहा होश में नहीं आ रही थी। वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान तू जिंदा था। वही अभिमान ने एक नज़र वैभव को देखा पर फिर वापस से रेहा की तरफ देखने लगा, जो अभी भी बेहोश थी। अभिमान ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप सब इसी वक्त अभी के अभी कमरे से चले जाइए। ये सुनकर सभी अभिमान की तरफ हैरानी से देखने लगे। अभिमान ने गुस्से से कहा, क्या किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा अभी कि अभी इस कमरे से बाहर निकल जाइए। ये सुनकर सभी जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गए। वही अभी भी सौम्या, वैभव और आर्यन और शिखा चारों इस कमरे में थे। वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम जिंदा थे तो इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हारे चक्कर में रेहा की इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। अभिमान ने एक नज़र गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए आर्यन से कहा, आर्यन लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मुझे इस कमरे में कोई नहीं चाहिए। ये सुनकर आर्यन शिखा को लेकर बाहर चला गया। वहीं वैभव अभी भी वहीं पर खड़ा था। सौम्या ने वैभव का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैभव क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? भाई ने कहा है सभी को कमरे से निकल जाने के लिए, सब में आप भी आते हैं। ये बोलते हुए सौम्या वैभव का हाथते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अभिमान रेहा की तरफ देख रहा था, जो अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। अभिमान रेहा के हाथों को अपने हाथों में रखते हुए बोला, तुम्हारी कंडीशन इतनी कैसे खराब हो गई कि तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो? वही रेहा अभी भी बेहोश थी, ये कुछ बोल नहीं रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। ये देखकर अभिमान को थोड़ी सी हैरानी हुई। अभिमान कमरे में चारों तरफ देखने लगा। अभिमान ने रेहा के चेहरे पर हल्का सा पानी लेकर छिड़क रहा था, लेकिन रेहा अभी भी होश में नहीं आ रही थी। अभिमान ने रेहा के हाथ से सारी मशीन निकाल दी। अभिमान ने रेहा के चेहरे पर से ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया और उसे उठाकर बाथरूम के अंदर ले गया और शॉवर ऑन कर दिया। करीब 5 मिनट इसी तरह पानी में भीगने के बाद रेहा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। रेहा अभी भी बहुत ज्यादा नींद में थी। ये देखकर अभिमान ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? रेहा ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान तुम आ गए हो। ये सुनकर अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? ये सुनकर रेहा ने अपनी पलकें बंद खोल करते हुए कहा, क्योंकि मैंने बहुत सारी नींद की दवाएं खाई है। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने इतनी सारी नींद की दवाई कैसे खा सकती हो? रेहा वापस से गहरी नींद में सो गई। अभिमान जल्दी से रेहा को बाहर लेकर आया और उसे बेड पर लेटाते हुए बाहर जाकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर आप जल्दी से अंदर आइए। रेहा ने बहुत सारी नींद की दवाएं खाई थी, आप उसे कोई ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिससे नींद की दवाई का असर खत्म हो जाए। ये सुनकर डॉक्टर हैरानी से रेहा की तरफ देखने लगी। वही रेहा अभी भी बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर ने जल्दी से रेहा को इंजेक्शन दिया और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, मैंने इंजेक्शन दिया है, हो सकता है 1 घंटे या आधे घंटे में रेहा जी को होश आ जाएगा। ये सुनकर अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और डॉक्टर को जाने का इशारा किया। अभियान ने रेहा को अच्छे से कंबल से कवर कर दिया और बाहर जाकर सौम्या और सुहाना की तरफ देखते हुए कहा,
तुम दोनों अंदर जाओ और रेहा के कपड़े चेंज करो। ये सुनकर दोनों अंदर आ गई। वही अभिमान वैभव की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या जानना था कि मैं जिंदा कैसे हूँ? तुम्हें मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं हो रही है क्या वैभव? ये सुनकर वैभव ने अपने गुस्से को दबाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभिमान में तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम जिंदा थे तो तुम कितने दिनों से कहाँ थे और तुम उस बम ब्लास्ट में कैसे बच गए? ये सुनकर सभी अभिमान की तरफ देखने लगे। मिसेज राजपूत ने भी अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान तुम कैसे बच गए? ये सुनकर अभिमान ने कहा, मैंने पहले ही देख लिया था कि उस कार में बम था। मैंने उस बम को बाहर फेंका था, तभी उस कार में एक ब्लास्ट हो गया था और मैं किसी जगह से गिर गया था। मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी और मुझे ठीक होने में इतना टाइम लग गया। मैं जैसे ही ठीक हुआ मैं आपके पास आ गया। ये सुनकर मिसेज राजपूत ने कहा, अगर ऐसा है तो वहां पर जो बॉडी मिली थी वह किसकी थी? ये सुनकर अभिमान ने अपने कंधे उचकने हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वह बॉडी किसकी थी। हो सकता है ये सारी प्लानिंग उसी आदमी की होगी जिसने मुझे मारने की कोशिश की होगी। ये सुनकर तो वैभव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वहीं अभिमान और आर्यन अभी भी वैभव के चेहरे को नोटिस कर रहे थे। आर्यन ने अपने मन में कहा, इस वैभव का मुझे समझ नहीं आता है। इसे खुश होना चाहिए कि इसका दोस्त जिंदा है, पर यह है कि अपने चेहरे का रंग उड़ाकर बैठा हुआ है, जैसे कि इसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, इतने दिनों बाद में यहाँ आया हूँ और मुझे जिंदा देखकर तुम खुश नहीं हो और मुझसे गले भी नहीं मिल रहे हो। ये सुनकर वैभव जाकर अभिमान के गले लग गया और बोला, कुछ नहीं अभिमान, बस तुम्हें इस तरह अचानक देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था। और सच कहूँ तो रेहा की ऐसी हालत देखकर तो मेरा दिमाग ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है। ये बोलते हुए अभिमान के गले लगे हुए मुस्कुरा रहा था। वही अभिमान ने अपने मन में कहा, मन तो कर रहा है कि अभी तेरा गला दबाकर तेरी जान ले लेता, पर क्या करूं, अपनी बहन के प्यार के हाथों मजबूर हूं। क्योंकि जब तक वैभव ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं सौम्या को नहीं बता सकता हूँ कि तुम उसके वैभव नहीं बल्कि कोई और हो। पर एक अनजान इंसान के साथ तो मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। तभी वैभव अभिमान से अलग हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अभिमान, जब तुम आ गए हो तो सौम्या वैसे भी राजपूत हवेली बहुत दिन रुक चुकी है। मैं सौम्या को लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर तो अब अभिमान की हालत ही खराब हो गई। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अभिमान जल्दी से कोई आइडिया सोच। अभिमान रेहा को देख रहा था जो अभी भी सो रही थी। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है और रेहा है कि आराम से सो रही है और यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। अगर रेहा उठी होती तो कम से कम 2-3 आइडिया ही दे देती। ये सोचते हुए अभिमान रेहा की तरफ देख रहा था। वही मिसेज राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनकर सौम्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिए। वही वैभव ने सौम्या के कमर पर हाथ रखा और उसे लेता हुआ राजपूत हवेली से बाहर चला गया। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अभिमान, तुझे जल्द से जल्द कुछ सोचा होगा। ये बोलते हुए अभिमान अपने कमरे के अंदर चला गया। अभिमान ने सभी घर वालों की तरफ देखते हुए बोला,
आप सब अपने अपने कमरे में चले जाए और सो जाए। रात बहुत हो गई है। रही रेहा की बात तो मैं हूँ उसके पास में, उसका ख्याल रख लूँगा। ये सुनकर मिसेज राजपूत बोली, अभिमान मैं तुम दोनों के साथ यहाँ पर रुकती हूँ। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मोम आप चली जाए, अब आपका बेटा आ गया है और वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे का ख्याल रख लेगा। ये सुनकर मिसेज राजपूत चली गई। अभिमान ने एक एक कर सबको जाने का इशारा किया, सब चुपचाप से चले गए। वहीं आर्यन अभी भी वहीं पर खड़ा था। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बोलना होगा जो यहाँ से जाओगे। ये सुनकर आर्यन ने कहा, अभिमान मुझे बस तुमसे कुछ कहना था। ये सुनकर अभिमान ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा, देख लो शिखा, कहीं ऐसा तो नहीं ये फिर से मेरी सौम्या के बारे बोलने वाला है। मैं तो नहीं बताने वाला हूँ तुम्हें कुछ भी आर्यन। ये सुनकर शिखा मुस्कुराते हुए कहा, अभिमान ये सौम्या के बारे में नहीं बल्कि वैभव के बारे में बात करने वाला है और प्लीज इसकी बातों को सीरियसली होकर सुन लो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। आर्यन ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान मुझे लगता है कि वैभव कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। पता नहीं जब वह रेहा और सौम्या को देखता है तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग आती है। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ। आर्यन पर इस बात को किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। वैसे यह मत भूलो कि तुम्हारी बीवी भी प्रेग्नेंट है और उसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं उसका डॉक्टर से चेकअप करवा कर आया था। तब मुझे रेहा के बारे में पता चला था। हो सके तो अपनी प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखो, जिसे कर तुम चले जाते हो और बेचारी की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है। ये बोलते हुए आर्यन ने शिखा के कमर पर हाथ रखा और अभिमान के कमरे से लेकर निकल गया। अभिमान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, यह आर्यन रघुवंशी ने मुझे क्या समझ रखा है। आजकल जब देखो तब तुम मुझे ताना ही मारते रहता है। ये बोलते हुए अभिमान ने अपने कमरे को बंद किया और अपने बेड पर बैठ गया और अपने लैपटॉप को ऑन कर सौम्या के रूम की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। अभिमान लगातार 2-3 दिन की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, पर उसे उसमें वैभव में कुछ भी अजीब नहीं लगा। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे वह फुटेज ही देखनी चाहिए, वैसे भी पहले की फुटेज देखकर क्या करूँगा। उस समय तो सौम्या राजपूत हवेली में थी और वह वैभव अकेला था। ये बोलते हुए अभिमान अभी की लाइव फुटेज देखने लगा। खुराना मैंशन में वैभव की कार खुराना मैंशन में आकर रुकी। वैभव बहुत आराम से सौम्या को कार से लेकर बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो खुश हो जाओ, अब तो तुम्हारा भाई वापस आ गया है और रेहा की कंडीशन भी ठीक हो गई है। ये सुनकर सौम्या ने कुछ नहीं कहा और बिना वैभव की देखे हुए घर के अंदर चली गई। वैभव ने अपने हाथ को कार की बोनट पर मारते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता है कि सौम्या राजपूत में इतनी अकड़ आती कहाँ से है। अभिमान राजपूत और सौम्या राजपूत दोनों तो सौतेले भाई बहन हैं, पर कभी कभी इसे देखकर लगता है जैसे कि दोनों सगे भाई बहन हैं। दोनों में अकड़ है कि कूट कूट कर भरी हुई है और जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये बोलते हुए वैभव गुस्से से खुराना मैंशन के अंदर चला गया। उसने हाल में देखा तो रणविजय हाथ में बैठा हुआ था।
वैभव ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर रणविजय ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सौम्या ने बताया है कि अभिमान बिल्कुल ठीक है और वह जिंदा है। ये सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर वैभव ने अपने मन में कहा, पता नहीं वह इंसान कौन सी किस्मत दिखवा के आ गया है, इतनी आसानी से मरता ही नहीं है। वही वैभव ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, डैड मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब रेहा की कंडीशन भी ठीक है और अभिमान भी आ गया है। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम और रेहा दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो। ये सुनकर वैभव मुस्कुरा दिया और रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, डैड आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। वहीं वैभव गुस्से से रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, ये बुढ़ा है कि मरने का नाम ही नहीं लेता है और ना ही इसका ये दामाद, पता नहीं दोनों दामाद और ससुर ने कौन सी कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आए हैं कि मरते ही नहीं है। ये बोलते हुए वैभव सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ गया। वैभव जैसे ही कमरे में गया उसने देखा कि सौम्या आराम से बैठकर लेटी हुई थी। सौम्या को देखकर अचानक से वैभव का गला सूखने लगा। वैभव की नज़र सौम्या की पूरी बॉडी पर गई। सौम्या ने इस समय एक रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सौम्या ने अपना एक पैर हल्का मोड़कर और दूसरा पैर बेड पर आराम से रखकर अपनी आंखें बंद करके सो रही है। वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सच में इस लड़की को देखकर तो किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। सच में बला की खूबसूरत है ये लड़की। ये सोचते हुए वैभव धीरे धीरे सौम्या के पास गया और धीरे धीरे उसके होठों के करीब झुकने लगा। इससे पहले वैभव सौम्या के होठों पर किस कर पाता, सौम्या एक झटके में अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथों से वैभव को दूर कर दिया। वैभव सीधे पिलर से टकरा गया और उसके पीठ में चोट लग गई। ये देखकर वैभव ने कहा, सौम्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुमने मुझे धक्का दे दिया। ये सुनकर सौम्या ने अपनी आंखें बड़ी करती हुए बोली, वैभव मुझे उल्टी आ रही है। ये बोलते हुए सौम्या जल्दी से बाथरूम के अंदर चली गई और बाथरूम बंद कर कर खूब उल्टी करने लगी। वही अभिमान सीसीटीवी फुटेज में ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कम से कम वैभव के बच्चे ने ही आज उसकी मां की जान और इज्जत दोनों बचा ली। नहीं तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या करूं, ये घटिया इंसान एक मौका नहीं छोड़ता है मेरी बहन का फायदा उठाने से पहले। ये बोलते हुए अभिमान अभी भी लैपटॉप में देख रहा था। वही अभिमान को पता नहीं था कि रेहा कब की होश में आ चुकी है और अभिमान की बातें भी सुन रही है और स्क्रीन पर देख रही है। सौम्या बाथरूम से आए तो उसने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी वैभव, पर पता नहीं क्यों आजकल जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करते हो मुझे घबराहट और बेचैनी होने लगती है, और ऊपर से तुम्हें तो पता है कि मेरा पहला महीना चल रहा है। ऐसे में रोज रोज उल्टी होना बहुत सी नॉर्मल सी बात है, प्लीज तुम आराम से सो जाओ। ये सुनकर वैभव ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और सौम्या को आराम से बेड पर लेटा दिया। ऊपर कंबल डालते हुए बोला, तुम भी सो जाओ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर सौम्या मुस्कुरा दी और बेड के एक तरफ घूमकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही वैभव सौम्या के बगल में लेट गया और सौम्या को पीछे से देखते हुए बोला, इतनी खूबसूरत की के साथ एक बेड शेयर करना और ऊपर से कुछ ना करना।
ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। जब भी इस सौम्या राजपूत को देखता हूँ मन करता है कि इसे बाहों में भर कर बस जी भर प्यार करूँ। बस इसके साथ दिन रात बेड पर रोमांसी करता रहूं। ये सोचते हुए वैभव अभी भी सौम्या को देख रहा था। वही अभिमान गुस्से से कहा, घटिया इंसान कैसी नजरों से मेरी बहन को देख रहा है। मन कर रहा है कि अभी के अभी इसकी आंखें निकाल लूं। रेहा ने जैसे ही यह सुना अभिमान की तरफ देखते हुए अभिमान का कॉलर पकड़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, अभिमान क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या पागल हो गए हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई सौम्या और भाई के कमरे में कैमरे लगाकर उसकी वेट मोमेंट्स देखने की? आप इतने घटिया कैसे सोच सकते हैं? अपनी बहन की प्राइवेट मोमेंट्स कैसे देख सकते हैं? अभिमान ने जैसे ही रेहा का थप्पड़ खाए और रेहा की बातें सुनी वह हैरान होते हुए रेहा को देखते हुए बोला, रेहा तुम कब उठी? रेहा गुस्से में बोली, मैं तब उठी जब तुम सौम्या और भाई के प्राइवेट मोमेंट्स देख रहे थे। अभिमान आप इतना कैसे बदल सकते हो? भला कोई भाई अपनी शादीशुदा बहन की प्राइवेट मोमेंट्स कैसे देख सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था अभिमान कि आप ऐसा करोगे। ये बोलते हुए रेहा की आंखों में आंसू आ गए। अभिमान ने गुस्से से रेहा की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सौम्या की कोई प्राइवेट मोमेंट्स नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें इतना घटिया इंसान लगता हूँ कि अपनी छोटी बहन के इज्जत के साथ खिलवाड़ करूँगा? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। रेहा ने गुस्से से लैपटॉप के स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा, तो ये सब क्या है? अभिमान अभी मैंने खुद देखा है कि आप भाई और सौम्या की प्राइवेट मोमेंट्स देख रहे थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अभिमान ने गुस्से से कहा, बस भी करो या मेरी बात बिना सुने समझे। एक तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और ऊपर से बिना मतलब के रोए जा रही हो। जैसे कि पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है। कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। अभिमान ने गुस्से से कहा, ये वैभव नहीं है बल्कि वैभव का हम शक्ल है। ये सुनकर रेहा ने रोना बंद कर हैरानी से अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभिमान ने गुस्से से कहा, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। मैं वैभव को बचपन से जानता हूँ। क्या मैं अपने दोस्त को नहीं पहचानूंगा? ये सुनकर रेहा चुप हो गई और फिर अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, पर भाई कहाँ है और उनके साथ क्या हुआ है? अभिमान। ये सुनकर अभिमान ने रेहा के सर पर हल्का सा किस किया और बोला, वैभव ठीक है। रेहा आज से कुछ दिनों पहले फिर उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए, जब वैभव मीटिंग के लिए इटली गया था तब उसके कुछ वाल ने वैभव पर अटैक कर दिया था और उसी में से किसी ने या तो वैभव का हमशक्ल यहाँ भेजा है या किसी का प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे यहाँ भेज दिया है। हाँ मानता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी इतनी जल्दी नहीं हो जाती है, पर मुझे लगता है उन लोगों ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। तभी तो इटली में उसका बिजनेस यूं बर्बाद होने लगा और उसे इतनी अर्जेंटली जाना पड़ा और फिर वहां पर उसे अटैक हो गया। ये सुनकर रेहा ने रोते हुए कहा, पर भाई अभी कहाँ है? वह ठीक तो है ना? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैभव बिल्कुल ठीक है और वैभव आर्यन के अस्पताल में है। विहान उस पर अपनी पूरी निगरानी बनाए रखे हुए हैं और वैभव के साथ समर और निशा भी है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वैभव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, समर मुझे इन्फॉर्म कर देगा।
उसके बाद हम वैभव को इंडिया लेकर आ जाएंगे और फिर पूरी फैमिली को सारी सच्चाई बता देंगे। ये सुनकर रेहा ने रोते हुए कहा, पर उस अनजान इंसान के साथ हम सौम्या को कैसे रहने दे सकते हैं? तुम्हें तो पता है कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, और ऊपर से ये तो तुम्हें पता है ना कि सौम्या भाई से कितना प्यार करती है, और सौम्या तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। उस घटिया इंसान ने कहीं हमारी सौम्या के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने सौम्या के कमरे में कैमरा लगा रखा है। जब भी वह इंसान गलती से भी सौम्या के करीब जाने की कोशिश करेगा, तुम या मैं, हम दोनों में से कोई सौम्या को किसी बहाने से कॉल कर उसे मूवमेंट को खराब कर देंगे। ये सुनकर रेहा अभिमान के गले लग गई और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अभिमान, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुम पर हाथ भी उठा दिया, जबकि तुम हो कि यहाँ सब कुछ सौम्या और भाई के लिए ही कर रहे हो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता और मुझे ऐसी हरकत करते हुए देखता तो मुझ पर इसी तरह गुस्सा करता और थप्पड़ मारता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब इस बात का ध्यान तुम्हें रखता है कि जब मैं घर में ना रहूं तब तुम सौम्या के कमरे की लैपटॉप से कैमरा को चेक करते रहना। गलती से भी वह घटिया इंसान मेरी बहन के करीब ना आए। रेहा ने गुस्से से लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ अभिमान, इस घटिया इंसान को तो अपनी सौम्या को छूने तक नहीं दूंगी। अगर इसने ऐसा कुछ किया भी तो मैं इसकी जान ले लूंगी। सौम्या पर सिर्फ मेरे भाई का हक है और भाई अलावा कोई उसे नहीं छू सकता है। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, जब तक वैभव वापस नहीं आ जाता तब तक सौम्या मेरे पास उसकी अमानत के तरह है, और मैं वैभव की अमानत को संभाल कर रखूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं सौम्या को सारा सच बता सकता हूँ कि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि वैभव का हमशक्ल है। पर तुम भी जानती हो कि सौम्या की प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सौम्या इस समय किसी भी सदमे को हैंडल नहीं कर सकती है। जैसे ही वैभव आ जाएगा तब मैं सौम्या को सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद वैभव खुद अपने दुश्मन को सजा देगा। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि इतने दिनों से भाई के बदलने के पीछे यही कारण था कि वह मेरे भाई नहीं थे बल्कि कोई और थे। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हारे पास इतना तो दिमाग है कि इतनी बातें समझ गई। ये सुनकर रेहा गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान बस भी करो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, पर इसका मतलब यह नहीं कि मुझ में दिमाग ही नहीं है। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतना ही दिमाग था तो इतनी सारी नींद की गोलियां खाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम पागल हो गई थी? तुम्हें याद नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे इस तरह नींद की दवाई खाने से हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अभिमान की इस बात को सुनकर रेहा ने हल्का रोते हुए बोली, आज पहली बार मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इस बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मैं उसकी जान खतरे में डाल रही हूँ। पर तुम्हें तो पता है ना अभिमान, तुम ही ने कहा था कि चाहे इस बच्चे को ही क्यों ना बीच में लाना पड़ेगा। मुझे सौम्या को इस घर से जाने से रोकता है, मैं तो बस वही कर रही थी। पर मॉम की बातें सुनकर आज मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची है। मैं वह सब भूलना चाहती थी, इसीलिए मैंने नींद की दवाई खा ली कि शायद सोकर उठने के बाद मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी।
ये सुनकर अभिमान ने रेहा को गले लगा लिया और उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम जानती हो कि मॉम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उन्हें लगा कि हमारा बच्चा मेरी आखिरी निशानी है, इसी वजह से मॉम ने इतना सब कुछ कह दिया। प्लीज उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता है ना कि मॉम मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। जब से हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तब से मॉम तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती है। उन्होंने तो कई बार तुम्हें लेकर मुझे थप्पड़ भी मारा हुआ है। ये सुनकर रेहा के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक बात तो है, तुम और मॉम एक जैसी ही हो, बिना बात के मुझे थप्पड़ ही मारते रहती हो। ये सुनकर रेहा को और ज्यादा हंसी आने लगी। अभिमान की बात सुनने के बाद रेहा ने मुस्कुराते हुए बोली, अभिमान गलती हमेशा आप ही की होती थी। आपने बिना सोचे समझे और बिना सच जाने मुझ पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, इसीलिए मॉम ने आपको सजा दी। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अभी तो मुझे मॉम की शिकायतें लगाई जा रही थी और अब मेरी शिकायतें कर रही हो कि तुम कितनी जल्दी पार्टी बदल लेती हो। ये सुनकर रेहा मुस्कुराने लगी। अभिमान ने रेहा के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे हमारा बच्चा कैसा है? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा और बच्चा की मां दोनों ही बिल्कुल ठीक है। अभिमान ने रेहा को गले लगा लिया और कहा, वैसे आधी रात हो गई है, हम दोनों को सोना चाहिए। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए बोली, अभिमान मैंने नींद की दवाई खाई थी, पूरे दिन भर में सोई रहती थी, अब मुझे नींद नहीं आने वाली है। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ये बोलते हुए रेहा मुस्कुराते हुए अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने रेहा की आंखों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए अभिमान के पास आकर बैठ गई और उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए बोली, अभिमान मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। ये सुनकर अभिमान ने रेहा के हाथों को पकड़ते हुए बोला, इरादा क्या है तुम्हारा? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ और वैसे भी अब तो मुझे नींद आने से रही, तो क्यों ना थोड़ा सा रोमांस ही कर लिया जाए। अभिमान ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वैसे तुम सही बोल रही हो, नींद तो अब हम दोनों को नहीं आने वाली है। ये बोलते हुए अभिमान ने रेहा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। करीब 20 मिनट के किस के बाद अभिमान ने धीरे धीरे रेहा को बेड पर लेटाया और उसके हाथों को बेड पर पुश करते हुए उसके होठों पर हाथ रख किस करने लगा। रेहा की सांस हल्की हल्की भारी होने लगी। अभिमान ने रेहा के हाथों को छोड़ दिया। रेहा के हाथ इस समय अभिमान के शर्ट के बटन खोल रहे थे। वही अभिमान रेहा को किस करने के साथ साथ अपने हाथों को रेहा के टॉप के अंदर ले जाकर उसके पेट पर अपने हाथ रखकर इधर से उधर घुमा रहा था। रेहा के सांसें हल्की हल्की भारी होने लगी। करीब 10 मिनट के किस के बाद अभिमान रेहा से अलग हो गया और उसी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया और तुम्हारे प्यार को भी। ये बोलते हुए अभिमान रेहा के गले पर किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगा। अभिमान रेहा के होठों पर किस करने लगा। अभिमान रेहा की अपर लिप को किस और शक कर रहा था। अभिमान दूसरे ही पल रेहा के लोअर लिप को किस और शक करने लगा। अभिमान रेहा के होठों के रस को पिए जा रहा था। वही रेहा की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। उसे सुनकर अभिमान हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहा था। अभिमान ने धीरे से रेहा के कान में कहा, आई लव यू रेहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
और हमेशा इसी तरह तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, जहाँ तुम, मैं और हमारा प्यार हमेशा साथ रहे। ये सुनकर रेहा मुस्कुरा दी। अभिमान ने रेहा के कान के पीछे हल्का सा किस किया। रेहा की सांस बहुत ही ज्यादा भारी होने लगी। अभिमान ने रेहा की टॉप को उसके बॉडी से अलग कर कर सोफे पर फेंक दिया। रेहा को भी अभिमान की शर्ट को उतार कर सोफे पर फेंकते हुए बोली, मैं भी तुम्हें फील करना चाहती हूँ, तुम्हारे लव को। वह भी पूरी तरह से यह बोलते हुए रेहा अपने हाथ अभिमान की बॉडी पर चलाने लगी, और इस समय रेहा अभिमान के सामने एक रेड कलर के ब्रा में थी। रेहा का गोरा दूध जैसा बदन उस पर यह रेड कलर का देखने में इस समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमान ने रेहा के सीने पर अपने हाथ रखकर हल्का सा उसे प्रेस करते हुए बोला, वैसे तुम प्रेगनेंसी के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये सुनकर रेहा की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान बस भी करो ना। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है। हम दोनों कई बार करीब आ चुके हैं, फिर तुम्हें इतनी ज्यादा शर्म क्यों आ रही है। रेहा ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। वही अभिमान धीरे धीरे कर रेहा के बचे हुए सारे कपड़े रिमूव कर देता है। अभिमान ने अपने लिए सारे कपड़े रिमूव कर दिए और रेहा के ऊपर आकर रेहा की पूरी बॉडी पर किस करने लगा। वही रेहा को अभी भी शर्म महसूस हो रही थी। ये देखकर अभिमान ने लाइट ऑफ कर दिया। अभिमान रेहा पूरी बॉडी पर किस की बारिश करने लगा। अभिमान रेहा को किस करने के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पर वाइट भी कर रहा था। रेहा के हाथ अभिमान की पीठ पर लग रहे थे। रेहा के नाखून से अभिमान के पीठ से हल्का खून निकल रहा था, पर अभिमान इस समय पूरी तरह से मदहोश होकर रेहा को प्यार करने में लगा हुआ था। अभिमान रेहा की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें। ये सुनकर रेहा ने अपनी पलकें झुका दी और धीरे से बोली, हाँ अभिमान, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ, वो भी पूरी शिद्दत से। ये सुनकर अभिमान ने एक झटके से अपने आगोश में भर लिया। वही रेहा की आंखों से हल्का सा आंसू निकलने लगा। अभिमान ने रेहा के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।